Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में सीक्वेंस में हो जाता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत हमारे पास में कई टॉपिक होते हैं। ज्यादातर टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि रैंकिंग टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, क्लॉक है, कैलेंडर है, हमारे पास में टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी है। इसी तरीके से एक टॉपिक आपके पास में होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर बेहद कम सवाल जो हैं वो अब तक आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जनरली ये टॉपिक जो है इनपुट आउटपुट का मेनली पूछा जाता है बैंकिंग एग्जाम में, जहां पे एक बड़ा सा इनपुट आउटपुट की सीक्वेंस देके आप लोगों से 5 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन बेहद ही कम बार ये आप लोगों के एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है, जहां पे इसका एक स्मॉलर वर्जन यानी कि छोटा रूप जिसको कुछ सेकंड्स के अंदर सॉल्व किया जा सके, इस तरीके से आप लोगों से पूछा गया है। गुड मॉर्निंग उपेंद्र, अर्जुन, विमल। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमारे पास में है महत्वपूर्ण है। अगर सवाल आएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कंसेप्चुअल पार्ट पता होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि इसके अंदर आपको जो भी रूल्स लगते हुए दिखते हैं, केवल पैटर्न अलग है। लॉजिकल पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग में जिस तरह के लॉजिक देखते हो, नंबर्स के बीच में जिस तरह के लॉजिक देखते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेटर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है, ये सारे पैटर्न्स जो हैं इनके ऊपर बेस्ड ऑन ये सवाल आपको देखने को मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हमारे पास में संख्याओं के ऊपर आधारित, और इसके अलावा आपके पास में लेटर्स के ऊपर आधारित जो है, इनके ऊपर आधारित इसके अंदर सवाल पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक के जो लॉजिक है वो आप लोगों के रिलेट होते हैं अक्षर और संख्याओं पे बनने वाले लॉजिक से। ठीक है, इसीलिए लॉजिकली कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, केवल आपको पैटर्न पे काम करना है। यह समझना है कि इन सवालों के लिए अप्रोच आपके पास में क्या होनी चाहिए, ताकि फटाफट आप इनका आंसर जो है वो करते हुए चल सके। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग, और इसकी प्रैक्टिस भी उसी लेवल पे की जाएगी। यहां की गई प्रैक्टिस आप लोगों के बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर भी काम में आएगी, कि हम लोग लेटर्स के अंदर, नंबर्स के अंदर किस तरीके से एक अरेंजमेंट, एक स्टेप वाइज मेथड जो है वो हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। ये एक तरीके से आपको बताता है प्रोसेस अगर पूरा हो रहा है तो उस प्रोसेस के अलग अलग चरण हमारे पास में क्या है, अलग अलग स्टेप्स हमारे पास में उसके क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल कुंदन, वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इट विल टेक सम टाइम बट वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, यहां देखो इनपुट आउटपुट हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है इनपुट और आउटपुट। ठीक है, यानी कि जैसा हम जानते हैं कंप्यूटर के अंदर आप लोगों ने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी होंगी। आपके पास में कोई भी इनपुट आपको दे रखा है और इस इनपुट के ऊपर कुछ स्टेप वाइज प्रोसेस कोई लगा रखा है, क्या बोलते हैं, चरणबद्ध श्रृंखला आपके पास में लगाई गई है, और इस चरणबद्ध श्रृंखला से कोई आउटपुट आपके पास में आता है। ठीक है, अब मेन बात कि सवाल का जो हमारे पास टाइप है वो मूल ढांचा आप समझे। कोई इनपुट होगा, उस इनपुट के ऊपर बहुत सारे स्टेप लगेंगे, और उन स्टेप के बाद में एक आउटपुट आपके पास में आएगा। इस तरीके का फॉर्मेशन इन सवालों का होता है। आपका क्या रोल है इसके अंदर, आपको समझना होता है कि किसी भी इनपुट पे किस लॉजिक के ऊपर आधार पे स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध श्रृंखला हमारे पास में लगी है। यानी इनपुट के ऊपर क्या ऑपरेशन लग रहे हैं जिससे हमारे पास में बहुत सारे स्टेप आए हैं, और आउटपुट किस तरीके से उन स्टेप के द्वारा आया है। ठीक है, कितने स्टेप की जरूरत है आउटपुट लाने के लिए, हर स्टेप के अंदर क्या होगा। ठीक है, हर स्टेप के अंदर जो हमारे पास अलग अलग टर्म्स हैं उनकी पोजीशन क्या होगी। इन सारी चीजों के ऊपर आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी हर क्वेश्चन के साथ में और हर एक प्रैक्टिस सेट्स के साथ में आप लोग ये चीज देखते हुए चलोगे। अब कुछ बेसिक्स की हम लोग बात करें कि कितने बेसिक्स आप लोगों के इसके अंदर काम आते हैं। बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट जो हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह के टॉपिक के अंदर आपको पता होने चाहिए। जैसे आप अच्छे से जानते हो कि हमारे पास में जो अक्षर हैं, अक्षर हमारे पास में 26 यहां पे अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 26 लेटर्स आपके पास में होते हैं, और वो लेटर हमारे पास में ए से स्टार्ट होकर के और कहां तक जाते हैं, XYZ पर। ठीक है,
तो ये जो हमारे पास में है इसे हम फॉरवर्ड ऑर्डर कहते हैं। इसी तरीके से पीछे से आप आगे आते हो तो इसे बैकवर्ड ऑर्डर कहते हैं। यानी कि आप लोगों ने एक चीज देखी कि अक्षर अगर हमारे पास में है तो इनमें दो तरह के क्रम हो सकते हैं। इनको बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा सकता है, इनको घटते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा सकता है। ये हमारे पास में एक ऑर्डर हो सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग जैसे हम शब्दों को व्यवस्थित करते हैं उसी तरीके से हमारे पास में लेटर्स के अंदर जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पे हम लोग क्रम ले सकते हैं। यानी कि एक से ज्यादा शब्द हैं तो एक क्रम लेने का तरीका ये हमारे पास हो सकता है असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है। दूसरा, अक्षरों की ही अगर हम लोग बात करें तो दो भागों में इसको बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है। तो जो वॉवल्स हमारे पास में यहां पर हैं, 5 वॉवल होते हैं जिन्हें आप भली भांति जानते हो, ए ई आई ओ यू, और ये इनका फॉरवर्ड ऑर्डर है, आगे से पीछे, पीछे से आगे हमारे पास यू ओ आई ई ए हमारे पास में यहां पर हो जाता है। ठीक है। और वॉवल काउंटिंग और कॉन्सोनेंट काउंटिंग के अलग अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या कर देते हैं, वॉवल काउंटिंग में 1 से 5 तक की नंबरिंग दे देते हैं। ये हमारे पास फॉरवर्ड ऑर्डर हुआ। इसी तरीके से अगर पीछे से कई बार काउंटिंग होगी तो इस तरीके से इनको टर्म दिए जा सकते हैं। ये वॉवल काउंटिंग हमारे पास में हुई। इनके अलावा 21 हमारे पास में व्यंजन यहां पर होते हैं, कॉन्सोनेंट हमारे पास में यहां पर होते हैं। तो इससे आप ये समझे कि अगर शब्दों पे कोई लॉजिक लगाना है तो वो स्वर या व्यंजन के आधार पे हो सकता है, इनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे हमारे पास में हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास में वर्ड्स हैं या फिर इसकी जगह हम लोग कह सकते हैं लेटर क्लस्टर। ठीक है। अक्षरों का झुंड इसको कहा जा सकता है और लेटर क्लस्टर इसको कह सकते हैं। वर्ड यानी कि कोई शब्द है, शब्द तब कहते हैं हम लोग इसको यहां पे जब इसका कोई सार्थक अर्थ होता है। यानी कि आप ऐसे समझो, मैं आपसे कह दूं क्ले, तो क्ले एक अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर आने वाला एक शब्द है, इसका एक अर्थ हमारे पास में होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो ये हमारे पास केवल अक्षरों का झुंड है, इसका कोई अंग्रेजी डिक्शनरी के अंदर कोई अर्थ इसका नहीं होता हमारे पास में, इंग्लिश डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं होता। तो दो तरीके से हम लोग कह सकते हैं, या तो कोई भी एक साथ एक से ज्यादा अक्षर आ रहे हैं तो अक्षरों का झुंड होगा, अक्षरों का झुंड नहीं है तो कोई सार्थक शब्द हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है। तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसकी मैं बात करता हूं तो इसमें 4 तो अक्षर हैं। ठीक है। इन 4 अक्षरों में एक हमारे पास में स्वर है यानी कि वॉवल हमारे पास में एक है, और 3 हमारे पास में यहां पर कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है। 3 कॉन्सोनेंट हमारे पास में यहां पर हैं। तो किसी भी शब्द के बारे में या किसी भी हमारे पास में यहां पर लेटर क्लस्टर के बारे में हम लोग कह सकते हैं इसमें 4 अक्षर हैं और चारों व्यंजन हमारे पास में यहां पर हैं। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके हमारे पास में। बेसिकली इतना जो है वो किसी भी लेटर के बारे में या लेटर युग्म के बारे में या इस तरीके से लेटर क्लस्टर के बारे में कहा जा सकता है। ठीक है। लेटर क्लस्टर्स और वर्ड्स, इनके बारे में इतनी चीजें जो है वो यहां पर हम लोग बता सकते हैं, इतनी डिटेल आपके पास में यहां पर हो सकती है। सार्थक शब्द होगा या फिर हमारे पास लेटर क्लस्टर होगा। अच्छा, इस आधार पे भी आपके पास में एक लॉजिकल ऑर्डर हो सकता है। ठीक है। जैसे कि शब्द हैं तो शब्दों में स्वरों की संख्या के आधार पे क्रम हो सकता है, व्यंजनों की संख्या के आधार पे क्रम हो सकता है, या अक्षरों की संख्या के आधार पे हमारे पास में हो सकता है। यानी कि क्या क्या चीजें हमको मिली, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वॉवल्स स्वरों की संख्या, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या और अक्षरों की संख्या। ठीक है। तो ये 3 चीजें और आपको मिल जाती हैं लेटर्स के बारे में, जिनके आधार पे हम अलग अलग शब्दों के अंदर कोई ना कोई क्रम ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में
जो वर्ड है, वर्ड का हमारे पास में लेटर सम जो हमारे पास में यहां पर है, लेटर सम जो है इसके आधार पे भी कई बार जो है वो क्रम ले लिया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई शब्द है तो शब्द के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, या लेटर क्लस्टर है तो उसके सारे अक्षरों का योगफल ले सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पे, और इस योगफल के आधार पे भी यहां पर ऑर्डर यानी कि क्रम लिया जा सकता है। ठीक है, तो क्रम लेने के कितने तरीके हुए अक्षर में? पहला अक्षर जो है हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग रख के क्रम लिया जा सकता है, घटता हुआ या बढ़ता हुआ। स्वर या व्यंजन के आधार पर क्रम लिए जा सकते हैं, स्वर एक तरफ व्यंजन एक तरफ हमारे पास में, या फिर हमारे पास में अक्षरों की संख्या के आधार पर क्रम हो सकता है, स्वरों की संख्या या व्यंजनों की संख्या के आधार पर हमारे पास में लॉजिक हो सकता है, या फिर जो लेटर्स का सम है इसके आधार पर भी लॉजिक जो है वो लिया जा सकता है। तो इतना सब कुछ आपको लेटर्स के बारे में पता हो। ठीक है, संख्याओं के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? देखियो, जो नंबर्स हमारे पास में यहां पर है, नंबर्स के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? तो नंबर्स में आप लोग भली बात ही जानते हो, असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास में हो सकता है। असेंडिंग यानी कि ये बढ़ता हुआ क्रम है हमारे पास में नंबरों का। ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, घटता हुआ क्रम हो, जैसे कि हमारे पास में 100, 99, 98, ये घटता हुआ क्रम हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम हमारे पास नंबरों के अंदर लिया जा सकता है। बेसिक सी चीज है, हम लोग ये कर सकते हैं इनके अंदर। ठीक है, अक्षरों के वर्ग जो हैं, घन जो हैं, या पावर्स हमारे पास में यहां पर हैं। ठीक है, स्क्वायर, क्यूब और पावर्स हमारे पास में यहां पर जो हैं, इनके आधार पे हमारे पास में कोई तर्क लगाया जा सकता है संख्याओं के ऊपर। ठीक है, डिजिट सम यानी कि अंकीय लॉजिक कितना है, अंकीय योगफल कितना है, इसके आधार पे एक क्रम लिया जा सकता है। संख्याओं में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? संख्याओं का बढ़ता घटता क्रम हो सकता है, या हमारे पास में संख्याओं के वर्ग, घन या क्यूब उसके ऊपर ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं, या डिजिटल सम उसका जो है, यानी कि कोई भी हमारे पास में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 321 है, तो इसका योगफल कितना होगा? 3 2 5 और 1 6 हमारे पास होगा। 711 है, 7 8 और 1 9 हमारे पास में होगा। तो अलग अलग अक्षरों के अंदर इस तरीके से योगफल निकाला जा सकता है, और फिर हो सकता है कि इस योगफल के आधार पे अक्षरों को क्रम दे दिया जाए। ये अलग अलग तरीके हमारे पास में अक्षरों और संख्याओं पर हो सकते हैं। होगा क्या कि इनपुट आउटपुट के अंदर आप लोगों को जो स्टेप देखने होंगे, उन स्टेप के अंदर अक्षर या संख्याओं पे ये सारे के सारे तर्क आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि एक संख्या के बारे में आप कितने प्रकार से सोच सकते हो, एक अक्षर के बारे में आप कितने प्रकार से सोच सकते हो। ठीक है, और इन बेसिक्स के बारे में अक्षर और संख्या पे कितने ऑपरेशन लगा सकते हो, और भी गहराई में आप पढ़ते हो जब आप लोग अक्षर और संख्याओं के ऊपर जो टॉपिक्स होते हैं, जो सेक्शंस आप लोगों के हैं, जिनसे आप लोगों का 45 से 50% वेटेज पूछा जाता है प्री लेवल के एग्जाम्स में, और मेंस में भी आप लोगों का 30 से 35% वेटेज रहता है। ठीक है, उन के अंदर भी आप उन कॉन्सेप्ट के अंदर और पढ़ोगे कि अक्षर और संख्या पे क्या क्या ऑपरेशन हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहां पर लेंगे जिनसे आप समझोगे कि किस तरीके से वो क्रम लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे यहां पर। सवाल का टाइप हमारे पास में कैसा होगा? देखो, सवाल में सबसे पहले आपको एक इनपुट दिया जाएगा, जैसे यहां देखिए, ठीक है, जैसे ये इनपुट है और सवाल का फॉर्मेट होता है इस तरीके से कुछ। ठीक है, सवाल के कुछ स्टेप आपको दे दिए जाते हैं, जैसे कि इस इनपुट के बाद में पहला स्टेप ये है, स्टेप नंबर 2, जैसे आप मतलब बेसिक लॉजिकल
आर्ग्यूमेंट के साथ में आप इनको समझ सकते हो, जैसे मैं लिखता हुआ चल रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो सवाल के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है। समझने का प्रयास करें क्या इस सवाल के अंदर हमारे पास में हो रहा है। ठीक है, जैसे ये हमको दे दिया और लास्ट में लिख दिया कि स्टेप 6 जो है ये हमारे पास में क्या है, एक आउटपुट है। तो सवाल का टाइप होता है कुछ इस तरीके से, आप लोगों को एक इनपुट दे दिया जाता है, इनपुट के बाद में कुछ स्टेप आपको दे दिए जाते हैं, और स्टेप का जो अंतिम स्टेप होता है हमारे पास में, आखिरी स्टेप जो होता है, उसके लिए कह दिया जाता है कि ये हमारे पास में आउटपुट है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सही समझा एकदम। तो आउटपुट को देख करके क्या समझा आपने कि सर इसने अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्रम ले लिया। क्या ले लिया? अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्रम ले लिया। ये ए से शुरू होता है सबसे पहले, फिर बी, फिर डी से शुरू होने वाला, फिर आई से शुरू होने वाला, यू से शुरू होने वाला, एक्स से शुरू होने वाला, यानी कि जितने भी हमारे पास में यहां पर वर्ड्स थे उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अकॉर्डिंग इनको सेट कर दिया है। ठीक है, अब आपको समझना होता है कि हर स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये इनपुट दिखाया जाएगा और कहा जाएगा इसको एनालिसिस करो, इसको देख करके समझो कि क्या इनपुट है, कैसे आउटपुट आता है। फिर आप लोगों को एक नया इनपुट सवाल के रूप में दिया जाता है और उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नया इनपुट है, इससे आउटपुट क्या आएगा, या इसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा, या इसका स्टेप नंबर 3 क्या होगा, या इसके स्टेप नंबर 4 में बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, कुछ भी शब्द आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहां देखो, आपको बेसिकली मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूं यहां पे कि इन सवालों में क्या अप्रोच होती है। तो यहां हुआ है स्टेप नंबर 1 के अंदर इसने क्या किया कि जितने भी इनपुट के अंदर हमारे पास में वर्ड्स थे, इसके अंदर सबसे छोटा जो हमारे पास में था अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग वो 8 था। इस 8 को उठा करके सबसे एंड में डाल दिया। ठीक है, अगली बार क्या होता है, स्टेप नंबर 1 के अंदर एक स्टेप लगा कि सबसे छोटा जो था उसको उठा के एंड में डाल दिया। पूरा एनालिसिस करना होता है क्या हो रहा है इनपुट से स्टेप 1 में। अब स्टेप 1 से स्टेप 2 के अंदर क्या हो रहा है कि सर स्टेप 1 के अंदर हमारे पास में लास्ट वाले को छोड़ करके जो क्रम में आ चुका है, इनमें से हमारे पास में जो यहां पर सबसे छोटा होगा, जैसे बी वाई सबसे छोटा है, इसको अब अगले स्टेप में एंड में लेकर के जाया जाता है। ठीक है, यानी कि बी वाई को इस तरफ ये लेकर के आ गया, लास्ट में लेके चला गया। अगली बार फिर वही प्रक्रिया कि अब जो शुरू के 4 हैं इनमें छोटा कौन सा था, डीओ छोटा है, तो इस डीओ को एंड में लेकर के जाया जाता है। अगले स्टेप में क्या होता है कि अगली बार आई एन छोटा है, इसको एंड में लेकर जाते हैं। अगली बार यू वी छोटा है, इसको एंड में लेकर के जाता है। फिर इसके बाद में एक्स वाई छोटा है, इसको सबसे एंड में। और जैसे ही सारे अक्षर हमारे पास में एक अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्रम में आ जाते हैं, तो उसको ये कहता है आउटपुट का स्टेप। तो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होती है। अब ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर कुछ नया आपके सामने आया? नहीं, जो आप अक्षरों के बारे में, क्रम के बारे में जानते हो वो है। बस एक चीज नहीं है कि आपको स्टेप बाइज समझना होता है कि ये जो मशीन है जिसके अंदर ये इनपुट गया है, कोई ना कोई मशीन होगी और वो मशीन इस तरीके से प्रोसेस करती है आउटपुट लाने के लिए। ठीक है, मशीन है, ह्यूमन तो है नहीं,
भाई आपको मैं कह देता इससे बढ़ता हुआ क्रम लाओ तो आप तो डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख देते, लेकिन मशीन है वो तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारे पास में इनपुट से आउटपुट लाने का तरीका यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो इन सवालों के अंदर आपको यही करना है कि जो इनपुट है इससे अलग अलग स्टेप कैसे आ रहे हैं, क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है, ये आपको समझना होता है। और अब आप लोगों से अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप यहां जो आपने एनालिसिस किया है उसी के आधार पे आंसर करेंगे। ठीक है, अब मान लो आपसे सवाल पूछा जाए, ठीक है, यहां क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इनपुट कि ये हमारे पास में इनपुट है, तो बताओ आउटपुट लाने के लिए कितने स्टेप लगेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो मैं एक ही क्वेश्चन लिखता हूं जिसमें पूरा ही सॉल्व कर लोगे तो फिर कितने सवाल इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। फॉर दिस इनपुट फाइंड स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, आउटपुट, third from left, and step 3 स्टेप 4। इस तरीके से आप लोगों से सवाल पूछ लिए जाते हैं। अगर एक ही सवाल पूछना है, जैसे कि कोई एसएससी का रेलवे का एग्जाम है, तो एक ही सवाल पूछेगा, एक की जगह दो पूछ लेगा। ठीक है, तो एक सवाल पूछ रहा है तो इनमें से कोई सा भी सवाल किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है इनपुट आउटपुट दे करके। ठीक है, जनरली जब एक ही सवाल पूछना है तो कुछ ऐसा लॉजिक लेता है जिसको तुरंत पकड़ा जा सके, जिसके स्टेप को तुरंत समझा जा सके। और जब 5 सवाल पूछने होते हैं, बैंक जैसा एग्जाम है, तो थोड़ा टिपिकल उसको बना देता है, लेंथ उसकी बढ़ा देता है ताकि थोड़ा सा समय वो सवाल ले। ठीक है, ये एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है, बट कुल मिला के एक जो इनपुट आउटपुट है उसके ऊपर कई तरह के सवाल बन सकते हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पे कुछ 5 सवाल मैंने यहां पर लिखे। तो अब देखो हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट का स्टेप नंबर 1 कैसे आएगा कि सर हमने देखा था स्टेप नंबर 1 के अंदर जो क्रम में सबसे छोटा है अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग उसको एंड में लिखते हैं। तो यहां हमारे पास सबसे छोटा है CM, इसको सबके एंड में लिखा जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज हमारे पास में यहां पर रहेगा, बाकी किसी के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे हम लोग, तो 2 में क्या होगा, इन सब में से सबसे छोटा कौन सा है कि सर सबसे छोटे की बात करूं मैं यहां पे तो KO अब छोटा है, इसको सबसे एंड में ले जाया जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 की बात करें तो अब इनमें जो सबसे छोटा है उसको सबसे एंड में ले जाया जाएगा। शुरू के 4 में तो LU है, इसको एंड में लेकर के जाएंगे, CMKOLU। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमारे पास में यहां पर देखा जाए तो सर शुरू के 3 में अब सबसे छोटा कौन सा है, MN हमारे पास में है, तो ये होगा UVSTCMKOLUMN। स्टेप नंबर 5 क्या होगा, इसी तरीके से आगे के 2 में जो सबसे छोटा है इसको एंड में ले जाएंगे, तो UY स्टार्टिंग में रहा, CMKOLUMNST। ठीक, स्टेप नंबर 6 हमारे पास में होगा और CMKOLUMNSTUY। तो ये हमारे पास में 6 स्टेप इसके अंदर होंगे। अगर हमसे कोई पूछेगा कि स्टेप नंबर 1 क्या है तो हम आंसर कर देंगे, इतना ही हमको निकालना था, ये स्टेप नंबर 1 है। आप देख सकते हो स्टेप नंबर 1 हमारे पास में आया।
स्टेप नंबर 2 पूछेगा, ये रहा सर स्टेप नंबर 2 हमारे पास में। आउटपुट पूछेगा तो आउटपुट इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बिना ये सब किए भी डायरेक्टली अगर आउटपुट पूछता हम निकाल सकते थे। थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन द स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट से तीसरा कौन सा है, तो तीसरा स्टेप ये रहा, और बाएं से तीसरा mn हमारे पास में यहां पर है, तो इसका आंसर होगा mn हमारे पास। अगला देखो, फोर्थ फ्रॉम राइट इन स्टेप नंबर 4, 4 के अंदर राइट से चौथा हमारे पास में cm है। ठीक है, तो यहां आ जाएगा cm। ये आपने देखा कि सवाल कैसा ही पूछा जाए, जो आपके पास में इनपुट से आउटपुट लाने के स्टेप थे उनको आपको समझना होता है। और यहां ये हमारे पास में क्या है, आउटपुट का स्टेप है, यानी कि आउटपुट किस तरीके से लाया जाएगा, ये स्टेप हमारे पास में हो गया। तो बेसिकली इन सवालों में कुछ नया नहीं है। आपका टास्क क्या हुआ, क्या अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग लेटर्स को सेट करना अपने आप में चैलेंजिंग है? नहीं है सर। ठीक है, यहां जो लॉजिक लग रहा है वो चैलेंजिंग नहीं है, वो आप सभी के लिए आसान है। बस आपको पता हो कि लॉजिक कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, और आपको करना क्या है, स्टेप बाय समझना है कि हर स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि आप अच्छे से समझ पाओगे सवाल को, जैसे कि यहां था आप यहां पे अच्छे से समझ पाए, उसी के बाद में आप किसी नए इनपुट के लिए आंसर बता पाते हो। ठीक है, कोई भी इनपुट देकर के आपसे पूछा जाए कि क्या स्टेप फॉलो होंगे, या फिर इनमें से कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसका आंसर कर पाओगे। तो ये हमारे पास में यहां पर पैटर्न है, किसी भी सवाल में इनपुट से आउटपुट लाने के लिए हर एक स्टेप को किस तरीके से समझा जाता है उसके ऊपर। ठीक है, अगला देखो एग्जाम्पल एक और हमारे पास में। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसके अंदर, अब आपने यहां देखा, अगर हमको ये बीच वाला स्टेप दे दे, ये वाला स्टेप दे दे और पूछे अगला हमारे पास क्या आएगा, तो हम तो क्या चेक करते हैं कि पीछे जितनों में क्रम है वो तो ठीक है, आगे के 3 जो हैं इनमें से जो हमारे पास में नेक्स्ट है उसको एंड में लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहां ये पूछा जाए कि स्टेप 1 से 2 आएगा, तो स्टेप 1 से 2 ला सकते हैं, 2 से 3 ला सकते हैं, 3 से 4 ला सकते हैं, 4 से 5 ला सकते हैं। लेकिन पिछला स्टेप क्या था ये कभी भी अज्यूम नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक चीज को समझना। ठीक है, मान लो आपको स्टेप नंबर 6 दे दिया केवल, भाई ये स्टेप है, बताओ स्टेप नंबर 5 क्या था। तो स्टेप नंबर 6 तो आपको समझ में आ रहा है कि यूआई को एंड में लाया, लेकिन आपको ये थोड़ी पता है, ऊपर की हिस्ट्री नहीं है आपके पास में, तो ये थोड़ी पता है कि ये पहले कहां था। ठीक है, तो इसके अंदर कभी भी आपको कोई भी स्टेप दे रखा है उससे पहले के स्टेप नहीं लाए जा सकते। अगर पूछे जाते हैं तो आप कहोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, और अगर आगे के स्टेप पूछे जाते हैं तो वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर यहां पर कर सकते हैं। सर कुछ सर हैं यूट्यूब पे बोलते हैं 40 तक का स्क्वायर सीखने से हो जाएगा, याद नहीं रखना। देखो राज, संख्याओं के ऊपर सवाल होते हैं तो आपको 50 तक के वर्ग याद करने होते हैं, 50 से 60 तक के। जैसे एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर्स हैं उनमें 60 तक के वर्गों के ऊपर सवाल आ चुके हैं, और बाकी जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनके अंदर 50 तक के वर्गों के ऊपर सवाल पूछे जा चुके हैं। तो आपको याद रहेगा तो आपकी स्पीड उसमें अच्छी रहेगी। इनके वर्ग आपको याद हैं तो कई जगह मैथ्स में भी आपकी कैलकुलेशन का टाइम बचेगा। ठीक है, तो याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, होता तो किसी को नहीं है, याद तो करना पड़ेगा। ये याद तो आप बचपन से कर रहे हो, चलो बचपन में नहीं किया, ठीक है, 11th 12th में साइंस में जिनके पास में उनका और रिवीजन हो जाता नहीं थी तो उसके बाद भी आप कंपटीशन में आते हो तो याद तो करना पड़ेगा ना यार। जो बेसिक्स हैं वो तो तैयार करने पड़ेंगे, क्यूब और स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। याद नहीं होंगे तो सवाल के अंदर गुणा करके बार बार चेक करोगे, बार बार चेक करोगे। तो आज का कंपटीशन देखो, सीधी सी बात है, जो स्मार्ट है हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट भी है हार्ड वर्किंग भी है, ठीक है, वही फटाफट से आंसर ला पाता है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए,
कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर ली, और फिर एक रेगुलर प्रैक्टिस सेशन उसके चलते हैं ताकि जो उसने सीखा है उसको भूले बिना एग्जाम तक, जब तक वो सेलेक्ट नहीं होता तब तक अपनी कॉन्करेंट मेमोरी में ये सारी चीजें लेकर के चले। ठीक है, तो याद तो करने पड़ेंगे। ठीक है, लेटर्स के क्रम है ये भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, संख्याओं के वर्ग हैं, क्यूब हैं, ये भी याद रखने पड़ेंगे। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हो गई। ठीक है, टेबल्स हो गई, ये सब तो बचपन में सिखाई जाती है। आप जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक पढ़ते हो तो टेबल्स याद करते हो, स्क्वायर्स देखते हो, क्यूब देखते हो, लेटर्स को पढ़ते हो। ठीक है, आजकल तो रीजनिंग बचपन में इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ बेसिक्स वाली होती हैं। ठीक है, जैसे जीके के अंदर आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि जो स्टैटिक जीके है उतना पार्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा तो पेपर में नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। चलिए, यहां हमारे पास एक इनपुट है, इनपुट से आउटपुट हमारे पास में यहां पर आता है। तो स्टेप 1 से स्टेप 6 तक हमारे पास में यहां पर जो है वो इस तरीके से ये स्टेप आगे एनालाइज करना होता है, इसके बाद में आंसर करना होता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि अगर स्टेप 1 से 2 लाना है आप ला सकते हो, स्टेप 1 से 3 लाना है आप ला सकते हो, स्टेप 1 से 6 लाना है ला सकते हो, 5 से 6 लेकर के आना है ला सकते हो, 4 से 5 लेकर के आना है ला सकते हो, 3 से 6 लेकर के आना है ला सकते हो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास स्टेप नंबर 5 ही दे दिया सवाल ने और बोला बताओ इसके पहले का स्टेप क्या होगा, तो प्रीवियस स्टेप्स कैन नॉट बी फाउंड, उनको फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब आपके पास में कुछ नोट पॉइंट आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट। क्या है ये हमारे पास में कि फॉर एनी इनपुट further coming steps can be found for any input based on the pattern given in the question। किसी भी श्रृंखला के स्टेप के लिए आगे के स्टेप याद किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है मेन पार्ट, बट प्रीवियस स्टेप्स कैन नॉट बी फाउंड, क्योंकि पुराना पद क्या था, कहां से एक लॉजिकल ऑर्डर हमारे पास में आया है, ये फाउंड नहीं हो सकता। तो जहां भी हमारे पास में असेंडिंग डिसेंडिंग या किसी लॉजिक में किसी एक पर्टिकुलर पद को उठा के और एंड में या आगे ऐड किया जा रहा है, तो ऐसे स्टेप्स में कभी भी हमको बोले कि स्टेप नंबर 3 भैया आपके पास में ये है, तो हमें तो ये बता दो इसके लिए आउटपुट क्या रहा होगा, इनपुट क्या रहा होगा। तो प्रीवियस स्टेप कभी फाउंड नहीं किए जा सकते, उससे पहले क्या था ये केवल अजम्पशन के ऊपर आधारित होता है, इसको यहां पर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, टेबल मिनिमम कितना याद करना चाहिए राज पूछ रहे हैं। तो मिनिमम जैसा मैंने बताया कि कोशिश करो धीरे धीरे बढ़ो आगे। 20 तक का तो सबको याद ही होता है बचपन से, नहीं है तो उसको अच्छे से करो। 20 से 30 पे जाओ, 30 से 35 तक याद करो, 35 से 40 पे जाओ, जब 40 पे हो गया 40 से 45 तक याद करो। देखो आप कंपटीशन में खड़े हो, कंपटीशन का मतलब क्या होता है, चीजें आना जरूरी नहीं है अब। ठीक है, अगर आपके साथ वाला आप एक रेस में हो और वो तेज दौड़ रहा है क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस करता है और
3 बजे उठता है और 3 बजे उठने से लेकर के सुबह 4-5 घंटे प्रैक्टिस करता है, दिन में प्रैक्टिस करता है, रात में प्रैक्टिस करता है, छोड़ ही नहीं रहा हो, और आपको उसे हराना है, तो आप अगर उसे हराना चाहते हो तो आपको भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको भी तो हर एक चीज उसको आती है, उसकी तुलना में आपको भी तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बताने को तो मैंने आपको क्लासेस के अंदर 2 सेकंड का मेथड बता रखा है, किसी भी संख्या, दो अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर आप फटाफट से निकाल सकते हो, वो भी एक तरीका है। उसके बाद भी अगर मैं कहता हूं कि आपको 40-50 तक के वर्ग याद करना है, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं जिसने 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस करा दिए, जितनों की बुक्स तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यानी कि मैं एग्जाम्स, हर एक एग्जाम और एग्जामिनर का माइंडसेट और जिस तरह के सवाल आते हैं उसके बाद आपको एक बेस्ट तरीके से गाइड कर रहा हूं कि ये जरूरी हो गया है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा आपके साथ में जो बेसिकली उन चीजों को कर रहा होगा, कोई ना कोई तो ऐसा भी होगा जो 100 तक के स्क्वायर याद करके बैठा होगा। ठीक है, उसको तो 61, 62, 73, 74 किसी का भी स्क्वायर आया वो 1 सेकंड में लिखेगा, जबकि आप गुणा करोगे 5 सेकंड खर्च करोगे, वो हर एक कैलकुलेटिव स्टेप के अंदर आपसे 5-10 सेकंड ज्यादा बचाएगा, यानी कि वो इस कंपटीशन में आपको हर लेवल पे मात देना चाह रहा है। ठीक है, तो ये मतलब चीजें या सिलेबस या फिर जो आप पढ़ रहे हो वो टिपिकल नहीं है, कंपटीशन टिपिकल है। ठीक है, इसमें आप 35 लाख लोगों के बीच में खड़े हो, जिनमें से 20 से 25 लाख लोग तो एग्जाम देते ही देते हैं। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की, स्टेनो की, इस तरह के पेपर्स की, स्टेनो में थोड़ा कंपटीशन और कम है, हर एग्जाम के अंदर कंपटीशन कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन कंपटीशन तो है। ठीक है, जितनी सीटों पे सिलेक्शन चाहिए उनके लिए तो इनफ कंपटीशन है। आप ये मत देखो 35 लाख में सर मैं तो 1 लाख लोगों से आगे हूं, 10 लाख लोगों से आगे हूं, 15 लाख लोगों से आगे हूं, डज नॉट मैटर अनटिल और अनलेस आप सिलेक्शन लेके वहां पहुंच पाते हो जो आपका गोल है। अब अगर मान लो आप 25 लाख लोगों में 24 लाख से आगे हो, यह अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन सीटें तो 5,000 आ रही हैं, आप भले ही 24 लाख से आगे हो, आपको तो बचे हुए जो आगे और लोग हैं उनसे भी आगे निकलना है। तो ये कंपटीशन आपको हर हद पे आपको अपना मैक्सिमम देना है। ठीक है, अगर मैं कहीं किसी क्लास में कहता हूं कि आपको याद करना, तो याद करना ही है। अगर मैं कहता हूं ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट लेवल पे मैं गाइड करता हूं, मिनिमल चीजें आपको याद करने के लिए दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन जितना एक बार कह दिया ना कि याद होना चाहिए, तो समझ लो कि बलराम सर ने कह दिया तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, फिर आप किसी भी कंपटीशन को दो, सबके लिए यूजफुल है। ओके, हमने एक स्टेप लिखा, प्रीवियस टर्म्स जो है वो फाउंड नहीं किए जा सकते। अगर सवाल पूछा जाता है तो हम लोग ऑप्शन लगाएंगे कैन नॉट बी फाउंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है, ये हमने यहां पे कंक्लूजन निकाला। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग संख्याओं का यहां पर देखेंगे। ठीक है, या हम लोग सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, देखो कितने टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों के अक्षरों पे आधारित, केवल अक्षरों पे पूछ लिया। अक्षरों पे अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, स्वर व्यंजन के आधार पे लॉजिक हो सकता है, बढ़ता हुआ क्रम हो सकता है, घटता हुआ क्रम हो सकता है, अक्षरों की संख्या के आधार पे हो सकता है, स्वर व्यंजन की संख्या के आधार पे हो सकता है। ठीक है, अक्षरों के योगफल के ऊपर आधारित हो सकता है, कैसा भी क्रम यहां पर लिया जा सकता है, स्टेप वाइज। नंबर ओनली, कि केवल संख्याओं पे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो केवल संख्याओं के ऊपर सवाल पूछा गया है, तो यहां पे संख्याएं जो है उनका बढ़ता हुआ क्रम, उनका घटता हुआ क्रम। ठीक है, संख्याओं के कई वर्गीकरण होते हैं, जैसे कि प्राइम संख्याएं अलग और नॉन प्राइम संख्याएं अलग हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में सम संख्याएं, विषम संख्याओं के आधार पर लॉजिक आपके पास में हो सकता है, या 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, इस आधार पे हो सकता है। अंकीय योगफल के आधार पे लॉजिक हो सकता है। किसी भी लॉजिक के आधार पे आपको असेंडिंग, डिसेंडिंग या स्टेप वाइज प्रोसेस मिल सकता है। इसी तरीके से एलएसएन पैटर्न, यानी कि ऐसे सवाल जिसके अंदर लेटर्स और नंबर एक साथ दे दिए, या लेटर नंबर या फिर कोई सिंबल भी दे दिया, और उनमें कोई पर्टिकुलर लॉजिक दोनों में, अब अक्षर हैं, अक्षरों के आधार पे लॉजिक होगा, संख्याएं संख्याओं के आधार पे लॉजिक होगा, मिक्स देगा तब भी आपका लेटर की लेटर से तुलना करेगा और अक्षर की अक्षर से तुलना करेगा, स्टेप वाइज आपके पास में चलेगा। अब
मैं सरल शब्दों में अगर कहूं तो आपका काम केवल इतना सा है कि इनपुट से आउटपुट कैसे आ रहा है, हर स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, इस चीज को आपको पहचानना है। ठीक है, आपको यह देखना है कि हर स्टेप के अंदर क्या ऑपरेशन लग रहा है, और फिर आपने अच्छे से उसको एनालाइज कर दिया, उसके बाद आपको आंसर करना होता है। मोटा मोटी बात यह है। ठीक है, सवाल ने जो इनपुट से स्टेप दे दिए वो समझने, एनालिसिस करना है। उसके बाद में सवाल कोई नया इनपुट देकर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी स्टेप पूछ सकता है, आउटपुट पूछ सकता है, किसी भी स्टेप का बीच का टर्म पूछ सकता है। इस तरीके से सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हमारे पास पैटर्न होते हैं जनरली, जो पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं किसी भी एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा जो आपके पास में इनपुट आउटपुट का टॉपिक है, सबसे अच्छे लेवल पे पूछा जाता है बैंकिंग एग्जाम में, प्री और मेंस में तो और भी टिपिकल लेवल पे। ठीक है, यानी कि मतलब बैंक को चाहिए कि एक पर्सन ऐसा वो सेलेक्ट करते हैं जिसकी कैलकुलेशन एकदम ताबड़तोड़ हो, कैलकुलेटर को बीट कर दे एकदम। ठीक है, साथ ही स्टेप वाइज या किसी भी प्रोसेस को पढ़ने में वो बहुत फास्ट हो। ठीक है, उसका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो, यानी कि इंग्लिश में या फिर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन उसके सामने आया तो क्विकली पढ़ के उसको समझ सके कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, और उसे आगे क्या क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह के नॉलेज वाला पर्सन चाहिए, तो वह ऐसा ही एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो एसएससी और रेलवे एग्जाम्स है, ठीक है, रेलवे के अंदर भी आपको रेलवे की जॉब थोड़ी सी बैंकिंग जॉब से अलग हो जाती है। वहां आपको चीजों को संभालना, उनका मैनेजमेंट रखना, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशंस को प्रॉपर तरीके से रखना, ये प्रोसेस उसके अंदर हो जाता है। ठीक है, वहीं फोर्थ ग्रेड जो उनमें होगा उसको फिजिकल लेवल पे जहां पर भी प्रेजेंस की आवश्यकता है, फिजिकली मैनुअली कुछ करना है, उनके लिए ग्रुप डी या फिर एमटीएस इस तरह के हमारे पास जॉब्स वहां पर हो जाते हैं। ठीक है, तो हर एक जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर एसएससी और रेलवे में पूछा जा रहा है तो वहां पे एक लाइट वर्जन इन सवालों का रहेगा, जिसको आपने देखा, 10 सेकंड एनालाइज किया, आपको तुरंत पता लग गया क्या लॉजिक उसमें है, और उसके आधार पे आप फटाफट से आंसर ला पाओ। ठीक है, तो हर एक एग्जाम के लिए यह है कि सवाल का लेवल अलग हो सकता है, लेकिन सिलेबस का पार्ट ये आपके पास में हमेशा से रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा बैंक में पूछे जाते हैं, उसके बाद कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम है जिसके अंदर ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, उसके बाद रेलवे में पूछे जाते हैं, और सबसे ही कम एसएससी वाले जो एग्जाम्स हैं इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आएगा तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। और जैसा मैंने कहा कि ये टॉपिक जो है ये कुल मिला के आपके जो आपने लेटर और नंबर्स पे टॉपिक पढ़ लिए हैं या पढ़ोगे, उन टॉपिक्स के अंदर आप लोगों के ये जो ज्ञान है, ये जो यहाँ पे लॉजिक्स हैं, ये आपके काम में आते हैं, वहां भी आपको देखने को मिलेंगे। तो लॉजिक्स में तो सिमिलैरिटी है, कुछ नया तो नहीं है, बस नया ये है कि आपको ये समझना है कि स्टेप वाइज हमारे पास जो प्रोसेस है किस तरीके से एग्जामाइन करने होते हैं। चलिए, जैसे ये एक सवाल आप लोगों के सामने है, ठीक है, यहां पे एक इनपुट दे रखा है और इनपुट से आपके पास 5 स्टेप आए हैं। 5वें स्टेप को इसने कह दिया कि एक आउटपुट है, तो आपको ये जो इनपुट है 6, 11, 15, 20, 24, 33 जो है, इसका आउटपुट बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अब आपका पार्ट स्टार्ट हो गया। यहां पे आपको देखना है कि इस इनपुट से ये स्टेप नंबर 1 कैसे आया। ठीक है, देखोगे तो कोई इतना टिपिकल नहीं है, इस तरह के लॉजिक्स आप लोग जो हैं बाकी टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। देखो क्या किया इसने, सर यहां देखा जाए तो इसने प्लस का 1 किया, इधर देखो -2 किया, इधर देखो प्लस का 3 किया, इधर देखो -4 किया, इधर देखो प्लस का 5 किया, इधर देखो -6 किया। यानी कि इसने एक हमारे पास में क्या लगाई है, अल्टरनेट श्रृंखला लगा दी है इनपुट से स्टेप नंबर 1 में। ऐसा करने से स्टेप नंबर 1 आया। स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे आ रहा है हमारे पास में, स्टेप 2 ये लेकर के आया है 3, 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर। स्टेप 2 में इसने क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रख दिया, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में इनको रख दिया। 2 से तीसरे स्टेप पर ये जाता है तो क्या हो रहा है हमारे पास में यहां पर कि सर अब हमने देखा कि हर स्टेप के अंदर इसने 3 का गुणा कर दिया। क्या चल रहा है, 3 का गुणा चल रहा है, 3 का गुणा हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास में हुआ। आगे देखो, अगला 3 से चौथे स्टेप में क्या हो रहा है कि
कि सर हमारे पास 9 का 9 रहता है, 15 का 6 हो गया, यानी कि डिजिट सम ले लिया। क्या कर दिया? डिजिट सम यहां पर ले लिया। 5 और 4 9 है, 8 और 4 12 है, 8 और 4 12 है, और 4 5 और 1 6 हमारे पास में, यानी कि यहां क्या कर दिया है इसने? डिजिट सम ले लिया। ठीक है, अगला देखो, स्टेप 4 से 5 की बात करें तो अब इसने डिजिट सम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। डिजिट सम को किस में रख दिया? डिजिट सम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या कर दिया? डिजिट सम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, यानी कि किसी भी इनपुट के लिए ये 5 स्टेप लगा रहा है और हर स्टेप के अंदर अलग अलग चीज चेंज हो रही है। यहां सीरीज लग रही है, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर गुणा, फिर डिजिट सम, और फिर उसके बाद में हमारे पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर डिजिट सम का 5 स्टेप इसने लगाए हैं। पांचों स्टेप में अलग अलग चीज हो रही है, यानी कि किसी भी इनपुट के लिए पांचों स्टेप होंगे ही होंगे। क्या कहा? किसी भी इनपुट के लिए पांचों स्टेप हमारे पास में होंगे ही होंगे। ठीक है, उपेंद्र कह रहे हैं रीजनिंग की बुक लॉन्च कीजिए। उपेंद्र उस पर काम चल रहा है और काफी लंबे समय से काम चल रहा है उस पर। ठीक है, जितना समय मिल पाता है, अगर कुछ बन के आएगा ना तो वो ऐसी चीज होगी जो हर एग्जाम का तोड़ होगी। ठीक है, बन के जरूर आएगा, कितना समय लगेगा उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ तैयार होगी और डेफिनेटली लाई जाएगी। क्योंकि मैंने देखा कि मुझे लगा, पहले ये लगता था कि मैं वीडियो सारी प्रोवाइड कर दूं, बेस्ट इनको मिल जाए एक ही जगह पे, चैनल पे सारे एग्जाम हो, सबके वीडियो सॉल्यूशंस हो, तो बच्चों को बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इवेंचुअली बुक की भी आवश्यकता होती है, ये चीज़ मुझे महसूस हुई, और इसके ऊपर जो है पिछले 6-7 महीनों से काम चल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, हर एक टॉपिक की थ्योरीज के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन बुक में रखा जाए ताकि स्टूडेंट बुक को पढ़ के ही बहुत कुछ सीख सके, तो काम चल रहा है और आएगी जरूर। ठीक है, ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कब आएगी, क्योंकि स्टाफ का शॉर्टेज और बहुत तरह की चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, ये सिस्टम ही रन हो रहा है, अभी अपन कोई बड़ी कंपनी नहीं है, और बहुत सारा फंड मुझे उठाना पड़ता है मार्केट से ताकि सब कुछ चलता रहे, तो कई चीज़ें हैं, बट होगा इवेंचुअली, लेकर के आएंगे जरूर वो भी। यहां देखो, स्टेप इनपुट से स्टेप 5 तक हमारे पास में यहां पर स्टेप हर बार ये लगेगा। चलिए, तो इनपुट हमारे पास क्या है? 6 11 15 20 24 33। तो इसके लिए आपको आउटपुट यहां पर देखना है। चलो, ये इनपुट हमारे पास में है, और इनपुट से स्टेप नंबर 1 क्या आएगा? लगा दो सीरीज, प्लस का 1 करोगे 7, माइनस का 2 करोगे तो 9 आ जाएगा, प्लस का 3 करोगे 18, माइनस का 4 करोगे 16, प्लस का 5 करोगे 29, और माइनस का 6 करोगे 27। ये हमारे पास में आया। स्टेप नंबर 2 क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो इनको। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो 7 9 16 18 27 29, ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में गुणा कर दो 3 का, 7 तिया 21, 9 तिया 27, 16 तिया 48, 18 तिया 54, 27 तिया 81, और 29 दिया हमारे पास में 87। 3 का गुणा हो गया। अगला देखो, स्टेप नंबर 4 कैसे आएगा हमारे पास में, कि सर ये जो हमारे पास में आया इसका डिजिट सम 2 और 1 3 हो जाएगा सर, 7 और 2 9 हो जाएगा, 8 और 4 12 हमारे पास में होगा, 5 और 4 9 होगा सर, 8 और 1 9 होगा, 8 7 हमारे पास में 15 यहां पर होगा। और स्टेप नंबर 5 इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, 3 सबसे छोटा है, इसके बाद में 9 है, 3 बार 9 है, फिर 12 है, और फिर 15 है। ये हमारे पास में किसी भी इनपुट के लिए इसको फॉलो करते हुए हमने स्टेप लिख दिए। इस भाई साहब ने पूछा था आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट क्या होगा हमारे पास में? आउटपुट नन ऑफ दीज, कोई सा भी नहीं होगा। आउटपुट होगा 3 999 12 15, ये हमारे पास में यहां पर होगा, तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर। ये अप्रोच होती है। अब देखो, कुछ भी नया था क्या? ठीक है, क्या आप लोग यहां पे ये ऑपरेशन लगा रखे हैं कोई टिपिकल है क्या? आप लोग सीरीज में पढ़ते हो इस तरह के लॉजिक कई बार, इंक्रीजिंग ऑर्डर के आप लोग अल्फाबेट टेस्ट के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सब कुछ वही है जो आप अलग अलग टॉपिक्स के अंदर सोचते हो। ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी स्टूडेंट्स। सर CHSL टीयर 1 में क्वालिफाई कर लिया है, वेरी गुड। बहुत अपने जो स्कोर कार्ड हैं वो आपको इस नंबर पे शेयर करना है, इस नंबर पे जो भी स्कोर कार्ड हैं CHSL वालों के वो शेयर करो। ठीक है,
और अब मेंस के लिए जुट जाओ पूरी मेहनत के साथ में, मेंस के एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, ये सॉल्यूशन भी यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है इन सारे सवालों में, क्योंकि थोड़े लंबे स्टेप होते हैं और आप जब खुद से देखोगे तो कहीं भी गलती हो सकती है, इसीलिए हर एक के साथ सॉल्यूशन मैंने मेंशन किया है। इससे मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वो भी आसान रहेगा, आपको दिख पाएगा हर सवाल में। कुछ सवालों का पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे, कुछ सवालों को जब हम जल्दी देखेंगे तो आपको मैं स्टेप वाइज यहीं पे दिखाता हुआ चलूंगा। ओके, अगला यहां देखो 15, 17, 35, 7, 23, 11 है, और इससे स्टेप 5 इसने बताया आउटपुट है। यानी कि सवाल आया आपके पास में, सवाल के बाद में यहां पर इस तरीके से दे रखा है, मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ले रहा हूं, हर एक क्वेश्चन अपने आप में वैसा है जो आप लोगों का किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, भले वो बैंक एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, उस लेवल का सवाल ये है, ठीक है, जो विद इन कुछ सेकंड सॉल्व हो सकता है। चलिए, यहां हमने देखा सर हमारे पास में क्या लॉजिक है, ये आपको फिगर आउट करना है। तो यहां क्या हो रहा है, प्लस का 1 -2 प्लस का 3, ये तो वही है, -4 प्लस का 5 -6, ठीक है, वही वाला सवाल है, वही वाला। तो अब इसने पूछा है कि स्टेप 4 आपको निकालना है, स्टेप 4 आपको निकालना है 3, 12, 15, 9, 9, 6 के लिए, ठीक है। तो इनपुट क्या है, अब हमारे पास नया वाला इनपुट है 3, 12, 15, 9, 9, 6, ये आपको इसके लिए इनपुट निकालना है, स्टेप नंबर 4। तो पहला स्टेप होगा कि सर इसमें सीरीज लगाओ, प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 5 तो 14 और माइनस का 6 0। इसके बाद में इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो दूसरे स्टेप में, तो ये आ जाएगा 0, 4, 5, 10, 14, 18। अगला स्टेप हमारे पास में स्टेप नंबर 3 होगा 3 का गुणा, तो 3 से गुणा करोगे 0 रहेगा, 4 तिया 12, 15, 30, 14 तिया हमारे पास 42, 18 तिया 54। और स्टेप नंबर 4 हमारे पास में होगा कि ये जो आया है इसका डिजिट सम 0, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 3 इधर, 4, 2, 6, 5, 4, 9, ये हमारे पास में यहां पर जो है इसके लिए स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। व्हाट इज स्टेप 1 ऑफ इनपुट इफ द स्टेप 4 ऑफ दैट इनपुट इज दिस। ओ हो, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको स्टेप बता दिए, ठीक है, लेकिन सवाल को ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है। इसने कहा ये इनपुट नहीं है, ये है स्टेप नंबर हमारे पास में कौन सा। अगर इनपुट होता तो मैंने आपको बता दिया क्या प्रोसेस चलता। इसने कहा है स्टेप 4 है ये, ठीक है, स्टेप 4 दे दिया, स्टेप 4 आपको दे रखा है कि 3, 12, 15, 9, 9, 6। तो आपको बताना है कि स्टेप नंबर 1 क्या होगा। तो नोट डलवाया था मैंने आपके सामने, क्या नोट था, लैपटॉप वाला वर्जन आ चुका है, ठीक है, जो नंबर बताया उसके ऊपर मैसेज करो, आपको विंडोज एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसको लैपटॉप पे इंस्टॉल करो, लैपटॉप पे देखो, ठीक है। स्टेप नंबर 1 जो हमारे पास में यहां पर है, इसमें स्टेप 4 से स्टेप 1 लाना है, प्रीवियस स्टेप लेकर के आना है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ऑपरेशन लगा हो प्रीवियस स्टेप हम लेकर के आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं लेकर के आ सकते, हम खुद के पास आर्ग्यूमेंट है। यहां डिजिट सम था, हम डिजिट सम से ये नहीं पता कर सकते संख्याएं कौन सी, जैसे ये अपने आप में डिजिट सम है, 12 डिजिट सम तो बहुत संख्याओं का होता है, इसका भी होता है, 21 का भी होता है, 30 का भी होता है, ठीक है। तो 12 जो डिजिट सम हमारे पास यहां पर है वो कई संख्याओं का होता है, हमें थोड़ी पता है कौन सी है। जैसे 15 डिजिट सम 78 का होता है, 87 का होता है हमारे पास में, यहां पर देखा जाए तो 69 का होता है, 96 का होता है। प्रीवियस स्टेप हम सोच ही नहीं सकते, ला ही नहीं सकते, तो स्टेप 4 से स्टेप नंबर 1 कैन नॉट बी डिटरमाइंड यहां पर होगा, ठीक है। आ गया सॉल्यूशन, एज सॉर्टिंग इज डन, यहां पे सॉर्टिंग की गई है, और जहां भी सॉर्टिंग है या डिजिट सम है आप प्रीवियस स्टेप नहीं ला सकते। अगला देखो, वही सवाल, इस बार इसने बोला है व्हाट इज स्टेप 4 फॉर द इनपुट। इस बार ये स्टेप 4 पूछ रहा है, ठीक है।
इनपुट इसने दे दिया है हमको, इनपुट है 9, 18, 36, 54, 27 और 45, और हमसे पूछा है फॉर दिस इनपुट फाइंड आउट व्हाट इज द स्टेप नंबर 4। तो पहला स्टेप क्या होगा कि सर हम लोग सीरीज लगा दें, यहां पर प्लस का 1 माइनस 2, प्लस का 3 माइनस 4, प्लस का 5 माइनस 6, ये हमारे पास में हुआ। ठीक है, आगे देखें सेकंड नंबर स्टेप हमारे पास क्या होगा। तो यहां हमारे पास में अगला स्टेप है, यहां पे 16 है, इससे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, 10, 16, 32, 39, 39, 50। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप है इनका 3 गुना, 10 का 30, 16 तिया 48, 32 का 3 गुना हमारे पास में 66 यहां पर होगा, सॉरी 96 यहां पर होगा। 3 गुना इसका करना है तो 117 होगा, 3 गुना इसका करना है 117 होगा, 3 गुना कितना होगा 150। और स्टेप नंबर 4 हो जाएगा डिजिट सम। तो डिजिट सम आप लगाओगे, 3 जीरो का डिजिट सम 3 है, 8 और 4 12 है, 9 और 6 15 है, 7 8 9 हमारे पास, 7 8 9 हमारे पास में, 5 और 1 6, ये हमारे पास में स्टेप यहां पर होगा। 3 12 15 9 9 6 कौन से विकल्प में है, सी विकल्प के अंदर आपको दे रखा है, सी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बिल्कुल यही आपको करना होता है। देखो ये हमारे पास में स्टेप यहां पे मेंशन है। इसी तरीके से आगे चलो, ये है स्टेप 5 इज द आउटपुट। इफ 11 7 18 26 22 32 is the input, then how many steps are there between to get the arrangement 6 9 9 12 15 9। इसने कहा है कि अगर इनपुट ये है तो कितने स्टेप लगेंगे ये वाला अरेंजमेंट लाने में, तो ये तो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इनपुट दे रखा है 11 7 18 26 22 32, ये हमारे पास में इनपुट है। अब इसने कहा कितने स्टेप लगेंगे ये लाने में, तो जब तक ये आ नहीं जाता तब तक लगे रहो। तो पहला स्टेप कि यहां सीरीज लगेगी, प्लस का 1 12, माइनस 2 5, प्लस का 3 21, माइनस 4 22, प्लस का 5 27, माइनस 6 26। दूसरा स्टेप इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो 5 सबसे छोटा है, 5 के बाद 12, 12 के बाद 21 22 26 27। तीसरा स्टेप होगा इसका 3 गुना, अब तक नहीं आया, 3 गुना करेंगे 15, 3 गुना करेंगे 12 तिया 36, 3 गुना करेंगे 63, 3 गुना करेंगे 66, 3 गुना करेंगे 78, 3 गुना करेंगे 81। इसके बाद डिजिट सम लगाओ तो ये आ जाएगा सर 6 9 9 12 15 9, यानी कि अब आ गया हमारे पास ये अरेंजमेंट। कितने स्टेप लगेंगे कि सर इनपुट हमारे पास में ये है तो 4 स्टेप लगेंगे, तब जाके हमारे पास 3 स्टेप बाद। ठीक है, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन बिटवीन, बीच वाले पूछे हैं, कौन से पूछे हैं, बीच में कितने स्टेप होंगे। ठीक है, तो चौथे और इनपुट के बीच में 3 स्टेप होंगे। कितने स्टेप होंगे, 3 स्टेप हमारे पास में होंगे। इन 3 स्टेप के बाद में हमारे पास में ये आएगा नेक्स्ट। ठीक है, ये 3 स्टेप होंगे। आगे अगला देखें, इनपुट के बाद में हमारे पास इसने बोला है व्हाट इज द आउटपुट इफ द स्टेप 1 फॉर द इनपुट इज दिस। स्टेप 1 दे रखा है इसने, इनपुट नहीं दिया इस बार, लेकिन फर्स्ट स्टेप से आउटपुट लाना है। कोई बात नहीं, स्टेप 1 है हमारे पास में 18 21 8 17 50 26। ध्यान से देखो, इस बार इसने स्टेप नंबर 1 दिया है। अब इनपुट से स्टेप नंबर 1 आता था सीरीज लगा के, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने डायरेक्टली स्टेप नंबर 1 दे रखा है, आउटपुट निकालना है। तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा हमारे पास, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम लोग लेंगे, 8 सबसे छोटा है, इसके बाद 17 है, फिर 18 है। ठीक है, इसके बाद 21 26 50। स्टेप नंबर 3 हमारे पास में होगा, इसका 3 गुना, 8 तिया 24, 17 तिया 51, 18 तिया 54, 21 का 3 गुना 78 यहां पे, 150 यहां पे।
इसके बाद स्टेप नंबर 4 होगा 3 गुना करने के बाद डिजिट सम, 4 2 6, 5 और 1 6, 5 4 9, 6 3 9, 8 7 15, 5 और 1 6। पांचवा स्टेप लास्ट इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये होगा 6 6 6 9 9 15, 6 6 9 9 6 6 9 9 15 कौन से विकल्प में है? डी विकल्प के अंदर आपको दे रखा है। हाँ, सेम पैटर्न में जो आप यहां प्रोसेस देखते हो, इसी प्रोसेस के ऊपर आधारित आपको आंसर निकालने होते हैं। सवाल अब मैंने आपको सारे टाइप के दिखा दिए। इसने स्टेप नंबर 1 दे दिया, फिर आउटपुट पूछ लिया, इनपुट से आउटपुट पूछ लिया, इसने ये भी पूछ लिया चौथा स्टेप है तो पहला बताओ। तो प्रीवियस स्टेप अगर बीच में सॉर्टिंग या डिजिट सम कुछ भी लगा है तो हम पुराने स्टेप ज्ञात नहीं कर सकते, नोट डलवा दिया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। आज आपने टॉपिक को समझा, इसके बेसिक्स क्या है, ठीक है। कुछ उदाहरण हम लोगों ने यहां पर देखे, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन हमने उदाहरण के यहां पर देखे हैं। इससे आपके दिमाग में क्लियर हुआ कि टॉपिक क्या है, पूछता क्या है, कैसे सवाल होते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आज का जो सेशन है इसको 2-3 बार देख करके आओ, ठीक है। पहले आप जान जाते हो ना कि आपके सामने क्या है, टॉपिक क्या है, पूछता क्या है, सवाल किस पैटर्न में होता है, क्या आपको करना है, ठीक है। इतना बेसिक इस सेशन के अंदर था, इसको देख करके आओ, ठीक है। फिर हमें मजा आएगा, अगले सेशन के अंदर हम लोग और प्रश्न देखेंगे और अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट सेशन से अलग अलग लॉजिक्स को, ठीक है। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट तो हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसे सवाल पूछता है ये हमें समझ में आ गया। अब हम काम करेंगे अलग अलग लॉजिक्स के ऊपर, ठीक है। लॉजिक्स तो सेवरल्स हो सकते हैं, बट हम उतने स्टैंडर्ड लॉजिक कवर करेंगे जो आपके ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाले पैटर्न्स को कवर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।